उठाओ दया, फोन उठाओ। हेलो 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 दया। हाँ, कौन बोल रहा है? दया, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। हेलो दया। कार्तिक? अरे कार्तिक, इतने सालों बाद? दया दया, मेरी बात सुनो। हेलो दया। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? वहाँ डामरपुर फॉरेस्ट रिजर्व में सब ठीक है ना? दया, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ कार्तिक, बोलो। हेलो 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 दया। मेरे पास मुझे मत मारो, छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, मारो मत मुझे। थोड़ा जल्दी चलाओ। हेलो, इसमें प्रद्युमन है? सर, एक खून हुआ है। खून हुआ? कौन बोल रहा है? शहर के मशहूर बिजनेसमैन जयंतीलाल जी का खून। जयंतीलाल जी का खून हुआ है? कौन बोल रहा है ये? देखिए सर, मैं कौन बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सेठ जी का खून हुआ है और उनके घर वाले उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं। देखिए सर, अगर बॉडी जल गई तो खूनी कभी नहीं पकड़ा जाएगा। अब देरी मत कीजिए प्लीज, जल्द से जल्द जाकर बॉडी जलाने से रोकिए। हेलो, आप कहां से बोल रहे हैं? कौन है आप? हेलो। डैम इट। अरे कौन है आप लोग? ऐसे कैसे घर में अंदर आ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। घर के सारे लोग कहाँ हैं? सर, वो लोग तो साहब की बॉडी लेकर शमशान घाट गए हैं। शमशान घाट गए? क्या बताऊं मैं, यकीन नहीं हो रहा कि जयंती भाई अब हमारे बीच नहीं है। 15 साल पुरानी दोस्ती थी मेरी। वो तो मेरे बड़े भाई जैसे थे। पता नहीं ये सब कैसे अचानक से हो गया। चुप हो जाओ। एक्सक्यूज मी। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ? जयंतीलाल जी के परिवार वालों से मिलना चाहते हैं। मैं जयंतीलाल जी की पत्नी दीपा। दीपा जी, हमें पता है ये सही समय नहीं है पूछताछ करने की, मगर क्या करें? वो जयंतीलाल जी की मौत के बारे में हमें कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? आप सुशील जयंती, उनका बड़ा बेटा। सुशील जी, हमें खबर मिली है कि आपके पिता की मौत एक नेचुरल डेथ नहीं थी, उनकी हत्या हुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है?
I'm डॉक्टर सूरज। मैं जयंतीलाल का फैमिली डॉक्टर हूँ। मैंने ही कल रात उनको चेक करके उन्हें डेथ सर्टिफिकेट दिया था। He died a natural death। ये सही कह रहे हैं। जयंती भाई की मौत सभी घर वालों के सामने ही तो हुई थी, और इतने सालों से मेरा इस परिवार से रिश्ता है, वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे? तो आप लोगों ने इतनी जल्दी में बॉडी क्यों जला दी? तो क्या ये भी गुनाह है? इतने महीनों से पिताजी बीमार थे, कितने इलाज किए, कितनी कोशिशें की, नहीं बचे वो। देखिए, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जयंतीलाल जी की हत्या हुई है। क्या? हमने आपके पड़ोसियों से भी पूछा। उन लोगों ने भी कल रात जयंतीलाल जी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। देखिए, पड़ोसियों ने जो कहा वो सही है, लेकिन उनको या आप लोगों को सही बात नहीं पता है। और वो सही बात क्या है? पिछले 3 महीने से डैडी की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। वो ना सिर्फ लोगों को और बातों को भूलने लगे थे, बल्कि उनको हेल्यूसिनेशन यानी भ्रम हो गया था। गलत सही, सच झूठ का फर्क उनको समझ में नहीं आ रहा था। दौरे पड़ने लगे थे उनको लगने लगा था जैसे उनको कोई मारने वाला है। कल रात भी उनको ऐसा ही दौरा पड़ा था। शांत, कूल। इंजेक्शन गई। फास्ट, कम फास्ट। डैडी, शांत, रिलैक्स। कुछ नहीं होगा। बच्चों की तरह क्यों जिद कर रहे हो? सुशील जी, उनका स्लीव ऊपर करो। जाने दो, मुझे मारो। बस। और इस बार अटैक इतना बड़ा था कि मुझे उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा, और 2 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। मैं आपको सारी डिटेल्स दे सकता हूँ, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल हिस्ट्री, दवाइयाँ, सब कुछ दे सकता हूँ मैं आपको। हो गई तसल्ली आपको? अब हम अपना काम कर लें। इतनी जल्दी भी क्या है हेमंत? जरा सच तो सामने आ जाए। आप? सर, मेरा नाम मोहन है। मैं जयंतीलाल जी का वकील। मैंने आपको फोन किया था सर। मोहन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जयंतीलाल जी की हत्या हुई है? मेरे शक की वजह है उनकी वसीयत। लेकिन ऐसा क्या है इस वसीयत में? सब कुछ, कि उनकी जायदाद में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? हम सब एक फैमिली हैं, किसी को छोटा किसी को बड़ा शेयर मिलेगा, यही ना? दैट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जयंतीलाल जी की मौत नेचुरल ना होकर मर्डर साबित हुई, तो आप में से किसी को भी उनकी जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। नथिंग एट ऑल। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे बराबर याद है कि 1 साल पहले उन्होंने मेरी सलाह लेकर ही ये वसीयत बनाई थी, और उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। दीपा जी, 3 महीना पहले उन्होंने नई वसीयत बनवाई थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ बकवास है। अरे पिताजी आपको कब मिले? आप तो 3 महीने से हमारे घर पे आए नहीं, और पिताजी भी 3 महीने से घर के बाहर निकले ही नहीं। तो फिर? हेमंत, वो खुद मेरे ऑफिस में आए थे 3 महीना पहले। दीपा जी, 3 महीना पहले उन्होंने नई वसीयत बनवाई थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ बकवास है। अरे पिताजी आपको कब मिले? आप तो 3 महीने से हमारे घर पे आए नहीं, और पिताजी भी 3 महीने से घर के बाहर निकले ही नहीं। तो फिर? हेमंत, वो खुद मेरे ऑफिस में आए थे 3 महीना पहले। मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। आप क्या कह रहे हैं सर? कोई मेरी जान लेना चाहता है, मुझे मार डालेगा। सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन है जो आपको मारना चाहता है? कोई अपना, मेरे परिवार के सदस्य में कोई है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अब चंद दिनों का मेहमान हूं। सर, कौन है वो? कहा ना, कोई अपना।
क्या सोच रहे हो? पुलिस के पास जाऊं? यही कहना चाहते हो? सर मैं पुलिस को खबर करूं? नहीं, पुलिस वाले भी अब मुझे पागल समझेंगे। तुम मेरा एक काम करो मोहन, मेरा वसीयतनामा बदल डालो। अगर मेरी मौत हो जाती है और मौत के बाद ये साबित होता है कि उसका कारण मेरा परिवार है, तो मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा कुछ भी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम नहीं होगा। सर अगर परिवार के सदस्य को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? हमें नहीं तो किसे मोहन? जायदाद किसको मिलेगी? और सीआईडी को। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी सर, अगर जयंतीलाल जी की मौत हत्या साबित होती है तो उनकी सारी जायदाद जो कि लगभग 5,000 करोड़ है वो सीआईडी को और पुलिस वेलफेयर डिपार्टमेंट को मिलेगी। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर उनकी मौत हत्या साबित हुई तो। लेकिन उनकी तो हत्या हुई नहीं, हम वहीं तो थे। जो कुछ भी हुआ हमारे सामने हुआ है। उनकी हत्या हुई है या नहीं वो हम पता लगा लेंगे। अरे आप कैसे पता लगाएंगे? बॉडी तो है ही नहीं। बॉडी जल चुकी तो क्या हुआ, राख तो है। जब तक ये केस सुलझती नहीं तब तक जयंतीलाल जी की राख हमारी कस्टडी में रहेगी। अरे लेकिन सॉरी मैम। मोहन जी, सर जरा बताइए, क्या जयंतीलाल जी ने खुद आपसे कहा था कि उनके परिवार वालों में से कोई है जो उनकी जान लेना चाहता है? जी सर। क्यों? सर वजह तो पता नहीं, लेकिन उनको लगता था कि उनके घर वाले पैसों के लिए उनकी जान लेना चाहते हैं सर। बेटों से वो खुश भी नहीं थे। वो चाहते थे कि हेमंत और सुशील उनके साथ बिजनेस में हाथ बटाएं, उनके साथ बिजनेस करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। ऐसा क्या हुआ? सर दोनों ने अपना अलग अलग बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसे भी चला नहीं पाए। और हेमंत सर, वो तो एक नंबर का अय्याश निकला। उसने सेठ जी के सारे पैसे उड़ा दिए। सर बाप बेटे में हमेशा खटर पटर चलती रहती थी, कभी बनी नहीं बाप बेटे में। बनती नहीं थी, मगर हम बाप बेटे तो थे। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपने पिता को ही मार दूंगा। मार भी सकते हो। आखिरकार दुनिया में आधे से ज्यादा गुनाह तो पैसों के लिए ही होते हैं। फिर तो सुशील भैया की वजह मुझसे बड़ी थी। उनका पिछला बिजनेस उन्होंने घाटे में बंद किया और अभी जो है वो नुकसान में चल रहा है। सर मार्केट का बहुत पैसा है उनके ऊपर, और डैडी भी इस बार सुशील भैया की मदद करने के लिए रेडी नहीं थे। सर मैं मानता हूं कि डैडी नाराज थे, नहीं दे रहे थे मुझे पैसे, पर मुझे ये भी पता है कि वो मुझे और मेरे परिवार को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। खून में उनका। खून तो हो, इसीलिए पैसों के लिए अपनों का ही खून बहा दिया। सर एक आइडिया है। क्या है कि अब जो हुआ सो हुआ, उसको बदला तो नहीं जा सकता ना, लेकिन इस सिचुएशन से अपना फायदा जरूर निकाल सकते हैं। क्या मतलब? वो सर आप ये मामला सुलझा दीजिए। मान लीजिए कि नेचुरल डेथ थी, अब वसीयत के हिसाब से पैसे सीआईडी और मुंबई पुलिस की जगह हमें मिलेंगे, जो उसके असली हकदार हैं। नहीं, आप लोगों का जो नुकसान हुआ होगा वो हम आपस में समझ लेंगे ना। सुशील जी, हर आदमी एक जैसा नहीं होता, और दोबारा ऐसे बात करने की गलती नहीं करना, समझे? तुम अपनी दादाजी से बहुत करीब थी ना? दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के जैसे थे, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। कभी दादाजी ने तुमसे कहा था कि कि उनकी जान को खतरा है, कोई उन्हें मारना चाहता है, ऐसे कभी कुछ कहा था उन्होंने?
उन्हें हर किसी से डर लगता था। दादाजी सिर्फ मेरे पे विश्वास करते थे, बाकी उन्हें सबसे डर लगता था। तो उन्हें लगता था कि कोई उन्हें मार देगा। चलो दादू, अब हम खाना खाएंगे। क्या ये? चलो 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 दादू। मुझे वो सब लोग इसमें जहर मिला के मुझे मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है दादू आपको? वो सब लोग मिले हुए हैं, सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तू भी मत खा, अरे फेंक दे, वरना तू भी मर जाएगी। दादू आप मेरा विश्वास करो, ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें जहर भी नहीं, कुछ नहीं है दादू। आप मेरा विश्वास करो। देखो देखो देखो, मेरे हाथों में खा रही हूँ ना, देखो देखो, मुझे कुछ हुआ, मैंने अपने हाथों से बनाया। चलो दादू, चलो चलो चलो, खाओ 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 खाओ। गुड दादू, गुड दादू। चलो एक और बाइट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से एक और बाइट खाएंगे। अच्छा है ना दादू? गुड गुड, चलो चलो। कितना प्यार करती है तू, मेरा कितना ख्याल रखती है। बाकी सब लोग मेरी दौलत के पीछे मुझे मार देंगे। दादू आपको कुछ नहीं होगा, आपका बहादुर बच्चा है ना इधर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। देखो अब तुम घर जाओ, जाओ, और देखो किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, ठीक है? जाओ। हाँ सारुके, बता क्या निकला राख में से? बॉस, राख में से बड़ी जबरदस्त बात निकली है। हालांकि इस राख ने मुझे कम परेशान नहीं किया, लेकिन मैंने भी इसका मुंह खुलवा ही लिया, है ना? तो फिर बता दे यार। बताता हूं। तारिका। हाँ सर, हमने इस राख का स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट किया। फिर रिपोर्ट से बात साबित हो गई है बॉस कि जयंतीलाल की मौत नेचुरल नहीं है, जयंतीलाल को मारा ही गया। क्या कहा तुमने? जयंतीलाल की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी? नहीं। कैसे सारुके, कैसे मारा? लार्सनिक से। लार्सनिक? जयंतीलाल की राख में हमें लार्सनिक मिला है बॉस। राख में से लार्सनिक? सर कुछ केमिकल्स और हेवी मेटल्स, धातु ऐसे होते हैं जो जलने पर भी नहीं खत्म होते। लार्सेनिक उनमें से एक है, इसलिए लाश के पूरी तरह जल जाने के बावजूद उसमें मौजूद लार्सेनिक जलाने और राख में ऐसे ही रहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है सारुके, कि अगर जयंतीलाल की मौत लार्सनिक की वजह से हुई है तो फिर उसके फैमिली डॉक्टर सूरज को ये पता कैसे नहीं चला? पता कैसे नहीं चला? उसने नेचुरल डेथ का सर्टिफिकेट इश्यू किया ही कैसे और क्यों? बॉस, अगर लार्सनिक जैसा जहरीला केमिकल इंसान के शरीर में एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचा दिया जाए तो इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन अगर यही जहर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसके शरीर में पहुंचाया जाए तो उसकी मौत एक साथ एकदम नहीं होती है। पहले उसकी याददाश्त जाती है, फिर उसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं, उसे हेलुसिनेशन होने लगता है, भ्रम होने लगता है, फिर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। और जयंतीलाल के साथ ये सब कुछ हो रहा था। लार्सनिक? जी हाँ, लार्सनिक। और इससे यह साबित हो गया कि जयंतीलाल जी की मौत बीमारी से नहीं बल्कि उनका खून किया गया। लेकिन ये किया किसने? वही पता करने हम लोग यहाँ हैं। अभिजीत, जयंतीलाल जी का कमरा चेक करना पड़ेगा। ओके सर। हम पे शक कर रहे हैं? आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि हम लोगों में से कोई ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है माँ, ये सब इनकी चाल है। डैडी की प्रॉपर्टी इन्हें मिल जाए इसके लिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं ये लोग। बकवास मत करिए सुशील जी, दोबारा ऐसा बोला ना अंदर डाल दूंगा। आप धमका कर हमें चुप करा सकते हैं लेकिन कुछ साबित नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप लोग ये सब कुछ इन 5,000 करोड़ के लालच में कर रहे हैं ना? बोल चुके आप लोग, अब बस।
सीआईडी को अपना काम करने दीजिए। क्या मजाक नहीं चल रहा है? एक आदमी का खून हुआ है, खून। आप सबकी भलाई इसी में है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। अच्छा, अब सीआईडी धमकाने भी लगी है। ये धमकी नहीं है, ये आशी आशीष आशी बेटा, आशी क्या हो गया? आशी बेटा, आशी बेटा उठो। आशी आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? आशी आशी बेटा क्या हो गया? अरे जरा देखो इसे भी, क्या हो गया मेरी बच्ची को? आशी क्या हुआ? आंखें खोलो, हो गया? आशी बेटा, आशी बेटा, आशी, आशी क्या हो गया आशी? आशी इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा फौरन। हाँ पंकज, क्या? माय गॉड, ये अच्छा ठीक है। क्या हुआ? ये डॉक्टर सूरज ने आशी के कुछ टेस्ट किए थे, पता चला कि उसके खून में भी लार्सेनिक है। लेकिन सर, लार्सेनिक आशी के खून में पहुंचा कैसे होगा? सर ऐसी कोई कॉमन चीज जो जयंती लाल जी और आशी दोनों के कांटेक्ट में आई हो? खाना। अब आशी ने बताया था ना कि कुछ दिनों से जयंती लाल जी का खाना वो खुद टेस्ट कर रही थी। नहीं बस खाना नहीं, ये कुछ और है। ये सालों के साथ, ये आपको कैसे पता चला? बताता हूं, बस ये है वो बाल जो हमें जयंतीलाल के हेयर ब्रश में से मिला है। अब लार्सेनिक तो अधिकतर नाखूनों में और बालों में ही जमा होता है। तो जब हमने इस बाल के छोटे छोटे टुकड़े करके एनालिसिस किया तो रिजल्ट आया ये। और सर हमने इन टुकड़ों का एटॉमिक अब्जॉर्प्शन टेस्ट किया तो पता चला कि दूसरे केमिकल्स के साथ साथ इसमें लार्सेनिक भी है। अब क्योंकि बाल धीरे धीरे बढ़ते हैं इसलिए हमने इस रिजल्ट को कैलेंडर के साथ टैली किया। बॉस, तब हमें पता चला कि जयंतीलाल को ये लार्सेनिक 8 से 10 दिन के गैप में दिया जा रहा। और 8-10 दिन के गैप में? इसका मतलब जो भी है, जयंतीलाल को हर 8-10 दिन के इंटरवल पर लार्सेनिक दे रहा था, धीरे धीरे मार रहा था। और इसकी शुरुआत हुई बॉस 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? सर, हाँ, फिर तो खूनी जयंतीलाल जी के घर वालों में से कोई नहीं होगा। परिवार वाले 8-10 दिन तक इंतजार क्यों करेंगे? एक ही बार में मार देंगे। फ्रेडी, परिवार वाला भी तो जयंतीलाल को धीरे धीरे मार सकता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। सर, पिछले 3 महीने से कुछ मसाज करने वाले आ रहे थे, मैंने बताया तो था आपको। हाँ, चेक कर चुके हैं हम उनको। उनके अलावा और कोई आता था क्या? कोई एक हो तो बताओ। उनके दोस्त, पुराने बिजनेस पार्टनर और ऑफिस के स्टाफ वगैरह बहुत सारे लोग आते रहते थे घर पे। जी, डैडी बहुत सोशल थे। लोगों से मिलना जुलना, पार्टीज में जाना उनको बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए जब उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया तो लोग उनसे मिलने घर पर आने लगे। लेकिन इन लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं सर, इनमें से कोई ऐसा नहीं कर सकता है। भाभी देखिए ना, ये कैसा निशान लगा है। 4 बार धोया, 4 बार छुटाया, फिर भी नहीं हट रहा। अरे ठीक से धो ले, साफ हो जाएगा। अरे भाभी कितनी बार रगड़ा, नहीं जा रहा। और जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये दाग खून का है। खून? जी हाँ। सुनिए, आपके कुर्ते पे ये खून का दाग कहाँ से आया? आपको कहीं चोट लगी है क्या? क्या हुआ आपको? मुझे नहीं पता। अरे मुझे मेरे कुर्ते पर कहाँ से आया? मैं खुद हैरान हुआ था कल जब मैंने इसे देखा। तो कल लगी आपको ये चोट? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। हाँ, जब मैं कल लोगों से मिल रहा था तब ये खून का दाग लगा मुझे। बिना चोट खून के धब्बे?
अजीब बात है। वही तो। और कुछ हुआ था कल? कोई खास बात? नहीं सर, और कोई खास बात नहीं। साहब एक बात अजीब हुई थी। क्या? कल सुबह मुझे गार्डन में कांच के कुछ टूटे हुए टुकड़े मिले थे। कांच के टूटे हुए टुकड़े? तो फिर? साहब उन टुकड़ों में खून लगा हुआ था। क्या? कांच के टुकड़ों में खून लगा हुआ था? जी। कहाँ पर है वो? अब वो तो मैंने कचरे के डिब्बे में डाल दी। इस कुर्ते पे खून, कांच के टुकड़े पे खून। कहाँ देखे थे वो कांच के टुकड़े तुमने? ये देखिए, यहाँ पर मिले थे मुझे कांच के टुकड़े। यहाँ पर? जी। टूटा हुआ बल्ब है सर। बल्ब का टुकड़ा मिला क्या उसको? काम करो अभिजीत, इस घर में जितनी भी लाइटें हैं, लैंप्स हैं, सब चेक करो। देखो कोई बल्ब गायब है क्या? सर, सब जगह देख लिया, कांच का टूटा हुआ सामान कहीं पे भी नहीं है। सर कुछ नहीं मिला। हाँ जी, ये सही, ये देखिए, यहाँ का बल्ब गायब है। बड़ी अजीब बात है, ये लैम्प तो बिल्कुल ठीक था। मैं और दादू इस लैम्प के नीचे काम भी किया करते थे। और जिस तरह दादू की मौत हुई तब भी ये लैम्प ठीक था, इसमें बल्ब था और ऑन था। तो फिर इस लैम्प से बल्ब अचानक गायब कैसे हो गया? क्यों कविता? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये बल्ब कैसे गायब हुआ, किसने निकाला, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन सर, ये बल्ब को ही गायब करेगा क्यों? सर, इस बल्ब का और इस लैम्प का कुछ ना कुछ तो लेना देना है इस केस में। बॉस, ये धब्बे देख रहे हो? ये धब्बे लार्सनिक के हैं। लेकिन लार्सनिक के धब्बे पूरे लैंप पर कैसे? बॉस, हुआ ये होगा, खूनी जयंतीलाल जी के घर पे आता होगा हर 8 या 10 दिन में। नमस्ते साहब। साहब ऊपर है अपने कमरे में। और चुपके से जयंतीलाल के टेबल लैंप पे लार्सनिक छिड़कता होगा।
शायद जयंतीलाल जी हमेशा इस टेबल पर बैठ करके काम किया करते थे। और जैसे ही ये बल्ब गर्म होता था, लार्सनिक धीरे धीरे फैलकर जयंतीलाल जी की सांसों में घुल जाता था। सालू के साथ आशी को लार्सेनिक का इतना असर क्यों नहीं हुआ? उसे लार्सनिक का इतना असर इसलिए नहीं हुआ फ्रेडी, क्योंकि वो यहां हमेशा नहीं रहती थी, कभी कभी आती थी अपने दादाजी के पास। यार ये जो भी कोई है, इस जयंतीलाल के और घर वालों के करीब का ही कोई है, इसलिए वो जयंतीलाल के मौत के वक्त यहां मौजूद था और मौत होने के बाद में सबूत मिटाने के लिए उसने उस लैंप में से वो बल्ब निकालकर अपने जेब में रख दिया होगा और फिर सभी घर वालों से मिलते वक्त सुशील जी को भी अपने गले लगा लिया। जैसे सुशील को उसने गले लगा लिया, उसके जेब में जो उसने बल्ब छुपा के रखा होगा वो फूट गया, जिसकी वजह से उसके कमर में जख्म भी हुई और उस जख्म से जो लहू निकला, जो खून निकला, वो सुशील के कपड़ों पर आया। मतलब सर, खूनी घर वालों में से कोई होगा? नहीं फ्रेडी, घर वाला तो नहीं लगता, और घर वाला होता तो बस जेब में रख के थोड़ी ना घूमता। ये तो कोई ऐसा आदमी है जिसके पास वही एक मौका था सबूत मिटाने का, वो चंद मिनट। घर वाला तो कभी भी निकाल लेता। सर उस दिन तो कितने लोग आए थे यहाँ, खूनी का पता कैसे चलेगा? सर उस दिन मीडिया के लोग भी आए थे, कौन आया कौन गया ये सब रिकॉर्ड तो किया ही होगा उन लोगों ने। तो चलो देख लेते हैं किस किस ने सुशील जी को गले लगाया था। क्या हुआ सर, खूनी का पता चल गया? हाँ फ्रेडी, खूनी मिल गया। कौन है? फ्रेडी, इस आदमी की पूरी कुंडली निकालो, पता लगाओ पिछले 3 महीनों में ये कहां कहां गया था, किस किस से मिला था, क्या क्या किया है इसने, सब कुछ। आप लोग फिर यहाँ हैं?
खूनी का तो पता चला नहीं होगा, कुछ छानबीन रह गई होगी। नहीं नहीं सुशील जी, कोई छानबीन नहीं बची है। खूनी का पता चल गया है और खूनी अभी इसी वक्त यहां हम सबके बीच मौजूद है। क्या? कौन है वो? अरविंद जी, जरा उठेंगे आप? मैंने क्या किया? अरविंद जी, आपने क्या किया इसका तो पता हमने लगा ही लिया है। बस अब आपके कारनामे हम आप ही के मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या बकवास है ये? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैंने जयंती को मारा? अभिजीत, मौका मिला था, मान जाते तो सबके सामने कपड़े नहीं उतरते। जरा एक कुर्ता उठाना। क्यों? अरे उठाओ सर। क्यों? क्या है ये? निशान कैसा है? हाँ? कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? हिंदी में बोलो, हिंदी में, मातृभाषा है हमारी। भूल गए क्या? याद दिलाओ। हाँ? नहीं सर, बताता हूँ। नफरत करता था मैं जयंती से। 5 साल पहले हमने एक बिजनेस शुरू किया था। आज ये इतना बड़ा 5000 करोड़ का एम्पायर है ना, वो मेरे मेहनत की कमाई थी। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस बिजनेस पे लगाई थी, पर जयंती की नीयत में खोट थी। उसने मुझे धोखा दिया, मुझे मेरी कंपनी से निकाल दिया। तब मैंने सोचा कि जब मौका मिलेगा तो मैं इसका हिसाब चुकता करूंगा। और वो मौका तुम्हें मिला 3 महीने पहले एडवोकेट मोहन के ऑफिस में, जहां पर जयंतीलाल जी भी आए थे और तुमने चुपके से उन दोनों की बातें सुन ली थी। अगर मेरी मौत हो जाती है और मौत के बाद ये साबित होता है कि मेरी किसी ने हत्या की है, तो मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, कुछ भी मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं मिलेगा। सर, अगर परिवार के सदस्य को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? CID को, जो मेरा मर्डर इन्वेस्टिगेट करेगा। मुझे लगा अच्छा मौका है। जयंतीलाल को मारूंगा मैं और शक जाएगा उसके परिवार पर। और इसीलिए तुमने जयंतीलाल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, एक नया प्रपोजल लेकर। क्यों? मेरे दिमाग में एक आइडिया था जिसके लिए मेरा उसके घर बार बार जाना जरूरी था। साहब ऊपर है अपने कमरे में। लेकिन एसीपी साहब, आपको इन पे शक कब हुआ? दीपा जी, जयंतीलाल जी की अंत्येष्टि के दिन जो मीडिया कवरेज हुआ था, जो मीडिया वालों ने वीडियो फुटेज लिया था, उसकी मदद से जयंतीलाल जी की अंत्येष्टि के दिन घर के बाहर जो इन्होंने कुर्ता पहना था, शमशान भूमि पर वो कुर्ता बदल दिया गया था, क्योंकि उस पर खून जो लगा हुआ था। क्यों अरविंद जी?
अरविंद जी, बदले की आग में तुमने जयंतीलाल का खून कर दिया। क्या मिला तुम्हें? कैसा सुख मिला? गलत किया तुमने, गलत किया। फ्रेडी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड वी आर सॉरी, हम लोगों ने आपको काफी बुरा भला कहा। दरअसल हमें लगा कि पैसों के चक्कर में आप हम परिवार वालों को इस केस में कल्प्रिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं। एसीपी साहब, मैं मेरे पति की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। सीआईडी और पुलिस वेलफेयर फंड में मैं डेफिनेटली डोनेट करूंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरे दादू को इंसाफ दिलाया। फोन उठाओ, दया फोन उठाओ। हेलो 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 दया। हाँ, कौन बोल रहा है? दया, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। हेलो दया। कार्तिक? अरे कार्तिक, इतने सालों बाद? दया दया, मेरी बात सुनो। हेलो दया। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? वहाँ डामरपुर फॉरेस्ट रिजर्व में सब ठीक है ना? दया, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ कार्तिक, बोलो। हेलो 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 दया। हेलो कार्तिक, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो सर, सब ठीक है? पता नहीं, मेरे दोस्त कार्तिक का फोन था। डामरपुर फॉरेस्ट रिजर्व में वो ऑफिसर हैं। काफी घबराया हुआ लग रहा था, ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा। शायद नेटवर्क का इशू है। बस उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो उसके साथ। No.
ओह नो सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक के साथ जरूर कुछ हुआ है। एक बार उससे फोन पे बात कर लूं तो मन शांत हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है ना कि डामरपुर फॉरेस्ट में नेटवर्क अच्छा ना हो, उसकी वजह से कार्तिक बात कर रहा था तो तुम्हें लगा वो घबराया हुआ है? सर ये रहे दामरपुर फॉरेस्ट के इमरजेंसी लैंडलाइन नंबर्स, शायद इनमें से कुछ लग जाए। हेलो, कार्तिक कुमार से बात कर सकता हूँ मैं? अगर आप उनके अंतिम संस्कार के बारे में पूछ रहे हैं तो वो आज ही किया जाएगा। उनके कोई फैमिली मेंबर नहीं है, इसलिए सब कुछ हमने अरेंज किया है। क्या अंतिम संस्कार? क्या अंतिम संस्कार? हेलो, मैं सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर कार्तिक कुमार की बात कर रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ, मैं उन्हीं के अंतिम संस्कार के बारे में बात कर रहा हूँ सर। आज ही सुबह एक आदमखोर चीते के अटैक में उनकी मौत हो गई है। हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं? हेलो सर। दया, किसके अंतिम संस्कार की बात कर रहे हो? कार्तिक के? सर, कार्तिक, वो एक आदमखोर चीते ने उस पर हमला किया, मर गया सर। माय गॉड। सर, मुझे अभी डामरपुर जाना होगा। ठीक है पंकज, तुम जाओ दया के साथ। दया सर। हाँ? ये कार्तिक क्या आपका बहुत पुराना दोस्त था? हाँ, मैं 14 साल का था जब मैं उससे मिला था। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उस वक्त वो मेरा सबसे करीबी दोस्त था। बहुत ही साफ दिल का लड़का, जानवरों से प्यार करने वाला, जानवरों की परवाह करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, हमेशा नेचर और जानवरों की भलाई की बात किया करता था। एक बहुत ही नेक दिल इंसान। कार्तिक, बोलते सही हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सब बताता हूँ दया, तू चल। कार्तिक, तुमने कैंटीन से बिस्किट और खाना इसके लिए चुराया था? हाँ, हमारे पास तो कैंटीन है और रात को खाना भी मिल जाएगा, लेकिन इनके पास तो ना ही कैंटीन है ना ही कोई कुक। ये तो बेसहारे और बेजुबान है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि जानवरों से इतना प्यार करने वाला इंसान जानवरों के हाथों मारा गया। आइए सर। सर ऑफिसर कार्तिक की मौत हादसे के वक्त ही हो गई थी और इस बात का आपकी तरह हमें भी बहुत दुख है। सर, हमें अच्छा लगा आप यहाँ आए। कार्तिक के पास वैसे भी कोई फैमिली नहीं थी जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो पाते। ये पूरी तरह चीते का किया हुआ हमला है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ और आप भी समझ सकते हैं क्योंकि आखिर आप भी सीआईडी ऑफिसर हैं। मैं यहाँ एक सीआईडी ऑफिसर की हैसियत से नहीं, कार्तिक का दोस्त बन के आया हूँ। ऐसा लगता है जैसे हमारे दामरपुर फॉरेस्ट में हादसों की एक लहर सी चल पड़ी है। अभी 2 हफ्ते पहले ही हमारे एक और ऑफिसर भूषण भी एक हादसे का शिकार हो गए हैं। क्या आए दिन ये चीता यहाँ पे इंसानों पे अटैक करते हैं? सर, आए दिन तो नहीं, लेकिन उस आदमखोर चीते का खौफ जरूर फैल चुका है। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि भूषण की मौत इस आदमखोर चीते की वजह से हुई है। मतलब?
मतलब ये सर कि भूषण के बॉडी में एक अजीब तरह का इन्फेक्शन फैल चुका था, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन सर अभी तक हमें इन्फेक्शन और मौत की असली वजह पता नहीं चल पाई। क्या मैं भूषण की बॉडी देख सकता हूँ? श्योर सर, आइए। ये है फॉरेस्ट ऑफिसर भूषण की डेड बॉडी। भूषण के बॉडी पर कोई दवा काम नहीं कर रही थी। हमने बहुत कोशिश की बचाने की। बेहोशी की हालत में पता नहीं अजीबोगरीब बातें बोले जा रहे थे। हाथी आया, चीता भी आया, मेरे को मार डालेंगे सब, बहुत दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि ऑफिसर भूषण किसी जहरीले और या भयंकर एलर्जी चीजों के कांटेक्ट में आ गया था, जिसका असर सीधा इनके दिमाग पर हुआ। कुछ देर पहले बेचैनी और दर्द से इनकी मौत हो गई। मेरे दोस्त कार्तिक की मौत हुई है चीता के हमले से, और इस भूषण की मौत और भी बदतर तरीके से। इसका मतलब है जंगल में कोई ऐसी जहरीली चीज है जिसके वजह से इसकी मौत हुई है। और आप लोग फॉरेस्ट ऑफिसर होने के बावजूद आप लोगों को पता नहीं चला कि जहरीली चीज क्या है। और ये सब पिछले 2 हफ्तों के बीच में हुआ है, और इससे पहले ऐसे कुछ हुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि इन दोनों मौतों में कोई ना कोई कनेक्शन है। हम लोग वो जगह देखना चाहते हैं जहां पे कार्तिक की लाश मिली थी आप लोगों को। हम लोग मानते हैं कि उसकी मौत चीता के हमले से हुई है। हम लोग बस ऐसे एक बार वो जगह देखना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नो सर, बस जगह थोड़ी खतरनाक है इसलिए। चलिए सर। आइए सर। अगर जानवर अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता है तो उसी जगह उसका इंतजार करता है या फिर चला जाता है, मगर दरवाजा तोड़ के ये बहुत अजीब है सर। ये दरवाजा चीता ने तोड़ा है? हाँ सर, पॉसिबल है। अगर एक शेर या चीता जैसा ताकतवर जानवर भूखा हो तो वो आसानी के साथ दरवाजा तोड़कर अपने शिकार पर अटैक कर सकता है। और एक चीता ने ऐसा किया है, उसने कार्तिक को मारा और उसके बाद घसीट कर उसे शेड से बाहर ले गया, जहाँ पर हमें उसकी बॉडी मिली। सर एक्चुअली ऐसे हादसे पहले भी रिपोर्ट किए गए हैं कि जानवर दरवाज़ा या खिड़की तोड़ सकते हैं अगर वो भूखे हो या काफ़ी गुस्से में हो तो। सर, क्या आपको अभी भी कोई शक है? नहीं, कोई शक नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कार्तिक के बॉडी का पोस्टमार्टम तो किया गया ना, और भूषण का ब्लड एनालिसिस भी? हाँ, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि हमें ये रिपोर्ट्स हमारे रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए। हम मानते हैं कि ये चीता नहीं किया है। हाँ, व्हाई नॉट। मैंने कार्तिक के बॉडी को एग्जामिन करके पोस्टमार्टम किया है। वैसे कार्तिक के बॉडी में जानवर के बोन्स और दांतों के निशान मिले हैं। मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार रखी है। ओह, गुड। ओके सर। डॉक्टर, वैसे तुम ये रिपोर्ट्स और बाकी के सैंपल्स लेके मुंबई चले जाओ, और तुमको पता है ना उसका क्या करना है। मैं यहीं पे रुकता हूँ। Oh, my favorite song!
क्या हो गया भाई? जा 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 जा, बहुत जल्दी तुझे। अरे क्यों हॉर्न मार रहा है? ठहरा नहीं हूं मैं, जा। अरे पागल है क्या? अरे हाँ बस, हो सकता है कि कार्तिक की मौत चीते के अटैक की वजह से हुई हो, लेकिन ऑफिसर भूषण की मौत के बारे में जानकर हैरानी होती। तो आपको पता चल गया कि वो एलर्जिक रिएक्शन कैसे और किस चीज से हुआ है? हाँ, ये देखो बॉस, इसकी वजह से हुई। इस पौधे से? हाँ, इस पौधे को डेंड्रोस्नाइड मोराइडिस कहते हैं। इसे डिम्पी डिम्पी ट्री भी कहा जाता है। ये बहुत जहरीला पौधा होता है बॉस। इसके फिजिकल कांटेक्ट में आते ही किसी की भी हालत मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। इसका जहर बहुत तेजी से असर करता है, शरीर पर भी और दिमाग पर भी, फिर चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई जानवर हो। इसके जहर की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। तो बॉस, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऑफिसर भूषण की ऐसी हालत हो गई। उसकी जगह कोई भी होता, कोई भी, उसकी यही हालत होती। हाँ, पर यह भी तो हो सकता है कि एक हादसा हो। यार, ऐसे पौधे तो जंगलों में मिलते ही हैं। बिल्कुल नहीं सर, ये हादसा नहीं, ये जरूर एक साजिश है, क्योंकि ये डिम्पी डिम्पी पौधा ये तो इंडिया में उगता ही नहीं है। ये सिर्फ इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जंगलों में ही पाया जाता है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर किसी खास मकसद के लिए ये डिम्पी डिम्पी पौधा डामरपुर के जंगलों में लाया। अच्छा, तो इसीलिए पंकज पे हमला हुआ है। कोई है जो नहीं चाहता था कि ऑफिसर भूषण का ब्लड सैंपल हम तक पहुंचे और हम उसकी मौत का सही कारण पता लगा सके। अभिजीत, एक काम करो, तुम और पंकज फौरन दया के पास चले जाओ, क्योंकि हो ना हो कोई ना कोई बहुत बड़ा राज छुपा है इस डामरपुर के जंगल में। इसका मतलब है सर, भूषण की मौत एक साजिश है, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि मेरे दोस्त कार्तिक को भी किसी ने जानबूझकर मारा हो। सर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूं, मैं अपना ख्याल रखूंगा। मैं आपको बाद में फोन करता हूं सर। ओके। मेरा शक यकीन में बदल रहा है। इस जंगल में कोई आदमखोर तो है, पर अगर वो चीता नहीं है तो फिर कौन है? अरे सुनिए, ये ऑफिसर भूषण, उनका कमरा कौन सा है? वो सामने वाला सर। ये? जी। थैंक यू।
सर, सबसे पहले जहर का असर भूषण के पैरों पर हुआ, फिर वो जहर पूरी बॉडी में फैल गया। ओह, तो ये है वो जहरीले पौधे टिम्पी टिम्पी के पत्ते हैं, जिसकी वजह से भूषण के शरीर में वो एलर्जिक रिएक्शन हुआ और फिर उसकी मौत। अपूर्वी, सर, उस आदमखोर चीता को ढूंढने का एक तरीका मिल गया। रिसर्च से पता चला है कि फॉरेस्ट ऑफिसर जंगलों में जानवरों का बिहेवियर और उन्हें ट्रैक करने के लिए रेडियो कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो कॉलर्स? सर, बेसिकली ये रेडियो कॉलर्स एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिनकी मदद से हम यहाँ बैठे बैठे इस स्क्रीन पे जंगलों में जानवरों के लोकेशंस और मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। और ये कलर डॉट्स क्या है? ये कलर डॉट्स अलग अलग जानवरों की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन डॉट्स हाथियों के लिए, ब्लू डॉट्स चीता के लिए एंड रेड टाइगर्स के लिए। तो इस रेडियो कॉलर डिवाइस के जरिए उस आदमखोर चीते के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की? सर, सच तो ये है कि पिछले 3 महीने से ये कॉलर एनिमल्स जंगलों से अजीब तरीके से गायब होते जा रहे हैं और अभी हमें सिर्फ उनके रेडियो कॉलर्स जंगलों में मिल रहे हैं। अब क्योंकि ये रेडियो कॉलर्स इन जानवरों से अलग हो चुके हैं, हम उन्हें ट्रैक भी नहीं कर पा रहे। अब हो सकता है कि वो आदमखोर चीता उन्हीं में से एक हो। और सर, इसी अजीब मामले को एक साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ऑफिसर भूषण और ऑफिसर कार्तिक। जंगलों से जानवर गायब हो रहे हैं और वहां पे ये कॉलर डिवाइस मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हा? इसका मतलब है जंगलों में जानवरों की तस्करी चल रही है। अब ये बात या तो आप लोगों को मालूम है और जानकर अनजान बन रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर कार्तिक और भूषण की मौत कोई इत्तेफाक नहीं है, हत्या है, हत्या। अरे, सब ठीक तो है ना? नहीं सर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सर, मैंने सच का पता कर लिया है। सर, यहाँ इस जंगल में ये जानवर की तस्करी करने वाले काफी एक्टिव है सर, और मुझे लगता है कि भूषण और कार्तिक इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और शायद उसीलिए मारे गए। अच्छा। भूषण की मौत का सामान सर इंडोनेशिया से आया है और ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज इन तस्करियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है सर। तो हो सकता है तस्करियों की फंडिंग इन्हीं देशों से होता हो। तो मैं इस केस के तह तक जाना चाहता हूँ सर। ठीक है सर, लेकिन एक बात याद रखना, जल्दबाजी में कोई भी कदम खतरा बन सकता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं, होशियारी से काम लेना। और अभिजीत और पंकज तुम्हारे पास आ रहे हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है सर, आप फिक्र ना करें। थैंक यू। या घर का भेदी लंका ढाए, पता करना होगा इस जंगल का भेदी कौन है। क्या साळुंके? हाँ बस। डिम्पी डिम्पी पौधे के जहर का एंटीडोट है तेरे पास? है तो नहीं बस, लेकिन बनाया जा सकता है। तो फिर बना साळुंके, जल्दी बना, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। हेलो, नेशनल बायो सेंटर, आप मेरी टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी से बात करवा सकते हैं? सर, ये रही सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स की रूम की चाबियां। सर, लेकिन अभी तो हमारे सारे ऑफिसर्स डिनर के लिए मेस में गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उनके कमरों की तलाशी लेना सही नहीं रहेगा। सर, कहीं आप हम फॉरेस्ट ऑफिसर्स पर शक तो नहीं कर रहे हैं? सच कहूं तो हाँ। फिलहाल आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं सबके कमरों की तलाशी लेके आता हूँ।
बियर कैन, वो भी मेड इन इंडोनेशिया। ये लो। थैंक यू सर। सर अब क्या हम ऑफिसर्स को क्लीन चिट मिल सकती है? आपका शक दूर हुआ कि नहीं हम पे सर? मैं जरा रेस्टरूम में जाता हूँ, टायर्ड हूँ, जरा आराम करता हूँ। वैसे ये ऑफिसर्स कितने बजे तक सो जाते हैं? सर यही कोई 10:30-11 बजे। 10:30-11 बजे। गुड नाइट। ये अचानक गायब कहाँ हो गया? सोचना भी मत। तुम ठीक हो? इसने तो मुझे मार ही दिया था। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। देखिए मैं अपने आप को बचाने के चक्कर में मैंने आप पर हमला कर दिया। आई एम वेरी सॉरी सर। अभिजीत, मुझे तो लगता है यही वो आदमी है जो शिकारियों को जानवरों की इंफॉर्मेशन देता है। और तो और ऑफिसर कार्तिक और भूषण की मौत के पीछे इसी का हाथ है। क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ही अपने लोगों को क्यों मारूंगा? और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे संबंध है उन शिकारियों के साथ? तो इतनी रात को जंगल में चोरी छिपे कहाँ जा रहे थे? किस बात का डर था? तो कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? नहीं सर, मुझे ट्रैकिंग सेंटर से कॉल आ गया कि एक राइनोसोरस, एक गेंडा 5 घंटे से एक ही जगह लोकेशन में खड़ा है। ये अजीब बात है सर, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर 5 घंटे तक एक ही जगह चुपचाप खड़ा रह नहीं सकता। अगर वो जिंदा है तो उसी लोकेशन को देखने के लिए, चेक करने के लिए मैं निकल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, तो मुझे लगा हो ना हो वो शिकारी हो, तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में आप पर हमला कर दिया। अच्छा, ठीक है। और इसके बारे में क्या कहना है? ये बियर कैन, इंडोनेशियन बियर कैन, उसी देश का जहां से वो जहरीला पौधा डिम्पी डिम्पी लाया गया था, इसकी वजह से ऑफिसर भूषण की मौत हुई। बियर कैन? देखिए सर, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। एक मिनट, क्या आप लोग मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये बियर कैन हमें तुम्हारे कमरे में डस्टबिन में मिला, समझे? आपने मेरे रूम की तलाशी ली, वो भी मेरे गैर मौजूदगी में। ओ हेलो, चुपचाप से हमारे सवाल का जवाब दो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। देखिए सर प्लीज, मैंने पिछले 3 महीने से शराब को हाथ तक नहीं लगा और आप लोग। अच्छा, तो ये बियर तुम्हारे कमरे में कौन पी रहा था? कोई बाहर का आदमी? हाँ, यस सर। देखिए क्या है ना, मेरा भाई मेरे साथ रहता है, ओके? तो हो सकता है कि उसकी ये कैन हो, लेकिन सर इससे कुछ भी साबित नहीं होता ना सर। कौन है तुम्हारा भाई और इस वक्त कहाँ है वो?
क्या हुआ? ये लोग यहाँ? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मदद चाहिए थी तुम्हारी। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आप लोगों की? कर सकते हो, एक मिनट। ये इस पाउच में से जरा इन पत्तों को बाहर निकालो। निकालो। नहीं, ये आप निकालिए ना, मैं क्यों निकालूं? निकाल सकता हूँ मगर मैं चाहता हूँ कि तुम निकालो उसे। नहीं। अरे निकालो, ये हाथ डालो और इन पत्तों को बाहर। भैया मैं क्यों निकालूंगा ये पाउच? अरे आप देखो, अगर तुम नहीं निकालोगे तो मुझे जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़ के अंदर लाना पड़ेगा, है ना? अबे निकाल। अरे नहीं, अरे प्लीज मेरा हाथ छोड़े, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मेरा हाथ छोड़े, मैं मर जाऊंगा सर, मेरा हाथ छोड़े, नहीं सर मेरा हाथ छोड़े, सर प्लीज भैया। घबराओ मत, ये वो पत्ते नहीं जो तुम समझ रहे हो। हाँ, हमें सब पता है, डिम्पी डिम्पी के पत्तों के बारे में भी और जंगल में चल रही तस्करी के बारे में भी। अब तुम ये बताओ, तुम इसमें कैसे जुड़े हुए हो? अब जल्दी बताओ, नहीं तो असली वाले पत्ते ले आऊंगा। नहीं सर, अरे सर प्लीज सर, पत्ते मत लगाइए सर, मैं बताता हूँ ना सर। सर एक्चुअली मैं वो कॉलेज के एग्जाम में फेल हो गया था। तो अब क्या प्लान है तुम्हारा फ्यूचर का? हाँ? यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2-3 महीने का ब्रेक ले लेता हूँ, अपने भाई के पास जाता हूँ, ही इज़ अ फॉरेस्ट ऑफिसर। फिर मैं वहीं जाके कुछ डिसाइड करूँगा कि मुझे लाइफ में आगे करना क्या है। फिर तुझे ये तो मालूम होगा कि तू कितने पैसे कमा सकता है वहाँ से जहाँ तेरा भाई फॉरेस्ट ऑफिसर है। मतलब मेरे पास एक अच्छा ऑफर है, अगर तू इंटरेस्टेड हो तो। ऑफर? कैसा ऑफर? जानवर मरने के बाद उनकी कीमत और भी बढ़ जाती है, उनका पंजा, उनकी खाल, उनके दांत। तू समझ तो रहा है ना? बाघ, हिरन, हाथी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? देख, तुझे बस हमें इंफॉर्मेशन देनी है और पैसे कमाने हैं, बाकी हम संभाल लेंगे। इट्स अ गुड डील, गो फॉर इट। मेरे दोस्तों की बातों में आगे मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, जो उनकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। जवाहर भैया की वजह से मुझे सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स जानते थे और इसी बात का फायदा उठा के मैं आसानी से कंट्रोल रूम में घुस जाता था और वहाँ लगे स्क्रीन के स्नैपशॉट्स में चोरी छुपे निकालता था और वही स्नैपशॉट्स में उन तस्करों को फॉरवर्ड करता था सर। और उसी स्नैपशॉट्स की वजह से तस्कर सारे जानवरों के लोकेशंस को ट्रैक करते थे जंगल में। भैया तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतनी छोटी सी उम्र में इतना गंदा काम करते हो तुम। चंद पैसों के लिए बेचारे बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ा दी तुमने। कुछ पैसों के लिए तुमने फॉरेस्ट ऑफिसर भूषण को इतनी दर्दनाक मौत दी। नहीं सर मैंने जानबूझ के भूषण भैया को नहीं मारा सर। एक्चुअली भूषण भैया और कार्तिक भैया को इस तस्कर के बारे में मालूम पड़ गया था और उन तस्करों ने मुझे वो डिम्पी डिम्पी पौधों के पत्ते भूषण भैया के जूतों में डालने के लिए कहे सर। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था सर कि ये डिम्पी डिम्पी पौधों के पत्ते इतने खतरनाक हैं सर। मुझे तब नहीं मालूम था कि भूषण भाई की इतनी दर्दनाक मौत होगी। उन्होंने तो मुझे बोला था कि उनको बस मामूली सा दर्द होगा सर। अच्छा, उन तस्करों से तुम मिले हो आमने सामने? जी सर, जंगल में एक खास जगह पे हम लोग मिलते हैं सर और वहीं पे हम सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। इंफॉर्मेशन के बदले सर वो लोग मुझे ढेर सारा पैसा और विदेशी बियर भी देते हैं सर। हाँ, हमने देखी तुम्हारी विलायती बियर। अच्छा, अब उन तस्करों से दोबारा कब मिलने वाले हो तुम? कल सवेरे सर। और कल तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन ये बात उनको पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं सर। इस बात तुम पर विश्वास कर सकते हैं ना? जी सर।
सर, ऑफिसर कार्तिक की मौत हादसे के वक्त ही हो गई थी और इस बात का आपकी तरह हमें भी बहुत दुख है। समर, तुम? मुझे तुम्हें पहले ही समझ लेना चाहिए था। समर ने हमारी बहुत मदद की, जानवरों की चोरी करने में और उनका शिकार करने में। क्या बात है विक्की, बहुत बढ़िया, थैंक्स। बिल्कुल सही जगह पर लाया इसे। बहुत देर कर दिया ऑफिसर, पहचानने में और दिमाग लगाने में। रुक जाओ। क्या हुआ? बिल्कुल ठीक नहीं है वो, बिल्कुल ठीक नहीं है। जिन जहरीले पत्तों ने फॉरेस्ट ऑफिसर भूषण की जान ली थी, अब वही जहरीले पत्ते इसकी भी जान लेंगे, हैं? मुझे तो लग रहा कि सीआईडी ऑफिसर्स बड़े चालाक होते हैं, लेकिन तुम तो बड़े बेवकूफ निकले यार। बाहर! क्या कर रहे हो जवाहर तुम? सॉरी ऑफिसर, विक्की मेरा छोटा भाई है और मैं अपने फर्ज से भी ज्यादा उसे प्यार करता हूं, तो तुम लोगों का साथ कैसे दे सकता हूं मैं? बिना ये क्या हो रहा है? ये स्टोरी का क्लाइमैक्स हो रहा है। बिना बिना ये तुम क्या कर रहे हो? अरे हमने तुम्हें सीआईडी के बारे में सब कुछ बताया था ना, और तुम हमें ही मारना चाहते हो। मैं जेल में पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने हमें ही धोखा दिया। विकी 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 विकी, धोखे का दूसरा नाम ही तो बिल्ला है। और वैसे भी अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं रहे। अरे जवाहर, ये तो पहले ही अपने फर्ज से गद्दारी कर चुका है, और ये सीआईडी ऑफिसर्स, ये तो गद्दारों और गुनहगारों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए आज हम एक छोटा सा खेल खेलेंगे, मौत का खेल। मौत का खेल। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा एक डाउट क्लियर कर देता हूं। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे दोस्त कार्तिक को किसने मारा? उसे एक आदमखोर चीता ने मारा। और जानते हो वो आदमखोर चीता था कौन? मैं था, मैं। अब जानते हो कल सुबह की हेडलाइन क्या होगी? सीआईडी ऑफिसर अभिजीत इन जंगलों में कहीं खो गए और सीआईडी ऑफिसर दया एक आदमखोर चीते के हमले से मारे गए। रुक जाओ। तुम ठीक नहीं कर रहे हो बिल्ला? रुक जाओ। कितने टाइम से शिकार कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए, जानवर जब घायल हो जाता है तो और भी खतरनाक हो जाता है। बहुत लोगों पे तुमने ये डिम्पी डिम्पी पौधा इस्तेमाल किया है ना? हाँ, अब तू भी इसका स्वाद चख ले। चख ले, कैसे लग रहा? हाँ?
ये देखो, अपने बिछाए हुए जाल में गिर के मारा ये। तो फिक्र मत करो दया, डॉक्टर सालुंके ने इन जहरीले पत्तों का एंटीडोट पहले ही ढूंढ लिया है। मुझे दुख इस बात का है कि काश कार्तिक ने मुझे पहले फोन किया होता यार।